बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, आज दो खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि तीसरी खबर उससे भी इंपॉर्टेंट है। एक तो हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर इमरान खान के खिलाफ, उनकी अहलिया और पार्टी के 8 लोगों के खिलाफ, यानी पार्टी के तो नहीं है, अली अली रियाज मलिक रियाज भी हैं। 8 लोगों के खिलाफ एहतसाब, यानी कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया है 190 मिलियन पाउंड वाला। इसमें वारंट भी जारी हो चुके हैं लोगों के। और दूसरा, आज की जो यानी इसमें हम बात करेंगे केस के अंदर कि ये केस है क्या और ये इसमें किस तरह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ को फंसाया जाना मकसूद है। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इस केस के हवाले से, उसकी बात हम करेंगे। और नाज़रीन, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का इलेक्शन कल हो रहा है। गौहर खान को नॉमिनेट किया गया है बतौर कैंडिडेट, लेकिन उनसे यानी इलेक्शन से एक रोज़ पहले तहरीक इंसाफ का जो एक नाराज़ या तहरीक इंसाफ से निकाला गया जो ग्रुप है अकबर शेर बाबर वाला, वो सामने आ गया है। उन्होंने अचानक से दिलचस्पी का इजहार किया कि पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेना है। इस उनकी सारी एक्टिविटी का मकसद क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट मकसद है और मैं इसमें तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी मुश्किल देख रहा हूँ आने वाले दिनों में। मैं डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। और नाज़रीन, हम बात करेंगे एक और इंटरव्यू आने वाला है एक खातून का, जिसकी बात बहुत ज़्यादा पिछले दिनों से हो रही है। वो खातून कौन है? कुछ नाम एक सामने आने लग गया है, वो नाम क्या है और उनका बैकग्राउंड क्या है आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है इमरान खान साहब के खिलाफ। उसमें आज नैब ने इमरान खान और दीगर मुलजमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है और 8 लोगों को इस रेफरेंस में नॉमिनेट किया गया, जिनमें इमरान खान साहब हैं। उन दूसरे नंबर पर मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब हैं। तीसरे नंबर पर मलिक रियाज साहब हैं। चौथे पर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम हैं और पाँचवें नंबर पर जुल्फ़ी बुखारी हैं। छठे नंबर पर बुशरा बीबी का नाम है, इमरान खान साहब की अहलिया का, और उनका बताया गया स्टेटस के वो अरेस्ट नहीं हुई बल्कि इस वक्त इंटरम बेल पर है, बुरी जमानत पर है। अहमद अली रियाज का नाम है और फ़रा गोगी का नाम है। 8 लोगों के नाम है इस रेफरेंस के अंदर। और इसकी मुझे टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए लग रही है कि रेफरेंस दायर किए जाने की, कि किसी भी सूरत में चेयरमैन तहरीक इंसाफ छूट ना सकें, क्योंकि उन्होंने अभी कल ही अपनी इसमें दरख्वास्त दायर की थी ज़मानत की एहतसाब अदालत में। और दूसरी जानिब उनका जो केस है तोशाखाना वाला, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त दायर की हुई है ज़मानत की, और जो कन्विक्शन थी तोशाखाना वाली, उस पूरी कन्विक्शन को सेटिस्फाइड करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने 2 हफ्ते का टाइम मांगा है। तो मकसद मुझे यही लग रहा है कि एक के बाद एक केस में जो हम बात करते आ रहे हैं कि फंसाया जाए और फंसते चले जाएं, निकल पाएँ ना, जेल से बाहर ना आ पाएँ और जेल के अंदर ही रहें, इंतखाबात के बाद तक वो जेल के अंदर ही रहें। इस वजह से ये सारी मुझे एक्टिविटी नज़र आ रही है। और इसमें अभी तक जो मुझे हुकूमत है या फिर जो स्टेट मशीनरी है, वो मुझे कामयाब दिखाई दे रही है अपने इस मकसद के अंदर कि इमरान खान ना तो बाहर आ सकें, ना वो आवाम से इंटरेक्ट कर सकें, ना आवाम उन्हें देख तक ना सके, उनकी एक तस्वीर तक जो है आवाम ना देख सकें। इसमें मुझे अभी तक स्टेट मशीनरी जो है, स्टेट क्राफ्ट जो है, वो मुझे कामयाब दिखाई दे रहा है। चूँकि इसके बाद मैं आपको कल की वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि 2 मजीद केसेस इस वक्त नैब ने तैयार किए हुए हैं। बिल्कुल एक आमदन से ज़्यादा सासों का केस है जो कि इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ तैयार पड़ा हुआ है। वो किसी टाइम भी जब जरूरत पड़ेगी गिरफ्तारी की, 30 दिन के लिए मजीद गिरफ्तारी उसमें इमरान खान की डाली जा सकती है, तो वो भी तैयार पड़ा है, वो भी आ जाएगा। और 2 केसेस और भी है, जैसा मैंने कहा 9 मई के केसेस भी, 9 मई का केस भी इमरान खान के ऊपर तैयार पड़ा हुआ है। वो भी किसी टाइम भी जब ज़रूरत पड़ने पर बअमर ज़रूरत वो भी केस जो है उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। दूसरा जनाब जो मामला है वो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का इलेक्शन कल हो रहा है और उसमें इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया था बैरिस्टर गौहर साहब को। बैरिस्टर गौहर साहब का मैं आपको बैकग्राउंड बता चुका हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़े रहे हैं। इनका अपना भाई यानी कि ये 2008 में बुनेर से इलेक्शन लड़ चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर और 3000 के मार्जिन से ये हार गए थे वो इलेक्शन। ये एतजाज़ हसन साहब के चैम्बर में काम करते रहे बतौर एसोसिएट। और इसके अलावा जो मामला है बैरिस्टर गौहर का, इनके भाई जो हैं जौहर खान है, वो पीपल्स पार्टी में पहले रहे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद फिर वो JUI के साथ मुंसलिक रहे हैं और आजकल वो चुके तहरीक इंसाफ के साथ, ये चुके चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब, तो PTI के साथ ये पिछले कुछ अरसे से। अच्छा, इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए, इस इलेक्शन के प्रोसेस को अदालत में या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने के लिए, अपना लोकल स्टैंड आई बनाने के लिए आज अकबर शेर बाबर अचानक से नजर आए और वो तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट है G8 में, उस PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट में पहुँच गए। वहाँ जाके उन्होंने ये काम किया जनाब अकबर शेर बाबर ने कि उन्होंने जाके वहाँ एक यानी कि एक सीन क्रिएट किया। सीन क्या क्रिएट किया? जाके उन्होंने कहा जी कि मुझे तो वोटर लिस्टें चाहिए, मुझे नॉमिनेशन पेपर चाहिए। हमारा जो ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान का, जो हम पार्टी यानी कि का हिस्सा अपने आप को समझते हैं,
हम लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं ना मुझे लिस्टें दी गई हैं, वोटर लिस्ट है, ना मुझे मजीद कोई कागजात नामजदगी, ना मुझे कुछ और दिया गया है, और ये इलेक्शन बाय द वे पेशावर में हो रहा है कल। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं दिया गया। अब इनका अचानक से सामने आने का मकसद जो है, ये कोई तरीके साहब के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, ना ये चेयरमैनशिप लेने में इंटरेस्टेड है। असल में इनका जो मकसद था, ना इन्हें मिल सकती चेयरमैन, किसी ने वोट ही नहीं देना, इन्हें पता है इस बात का। असल इनका मकसद जो है वो ये था कि ये जाके एक अपनी यानी कि फरीक बने। जब आपका किसी केस के अंदर, किसी मामले के अंदर लोकल स्टैंड आई होता है, जब आप फरीक बनते हैं, तब आप जाके मुतासिर फरीक कैसे से आप जाके पटिशन दायर कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में या किसी और फोरम के ऊपर, अदालती फोरम में। तो अब मुझे मकसद जो है अकबर शेर बाबर का वो यही लगता है कि इन लोगों ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है ज़ाहिर खिलाफ तो है ही है, इनका मकसद मुझे ये नज़र आ रहा है कि इन्होंने अपना लोकल स्टैंड आई स्टैब्लिश कर दिया है कि भाई हम तो इलेक्शन लड़ना चाहते थे और हमें इस इलेक्शन चेयरमैन के इलेक्शन में हिस्सा लेने से महरूम रखा गया है, तो हमारी हक तलफी हुई है, लिहाजा इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को कलअदम करार दिया जाए। तो ये अब देख लीजिएगा, मैं आज ये प्रोडिक्शन कर रहा हूँ, अब देख लीजिएगा कि कल इलेक्शन हो जाएगा, बैरिस्टर गौर मुंतखब हो जाएंगे पार्टी के चेयरमैन, और उसके 3-4 रोज़ बाद ही एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त लैंड करेगी। वैसे टेक्निकली पहले जो दरख्वास्त है वो अकबर शेर बाबर का, या जो भी मुतासर फरीक अगर वो अपने आप को कहता है, दावा करता है, उसका पहला जो बनता है दरख्वास्त का फोरम, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरनल इलेक्शन कमीशन जो है, जिसमें न्याज उनके हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस इलेक्शन के। तो पहले वो उनके पास एक दरख्वास्त दायर करेंगे, भाई हमें इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका फराम नहीं किया गया, लिहाजा इस प्रोसेस सारे को हम चैलेंज करते हैं। तो वहाँ से जो भी उनके हक में या उनके खिलाफ फैसला तो खिलाफ ही है ना ऑब्वियसली, तो फिर वो उस फैसले को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। तो या फिर उससे पहले भी वो जा सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि आजकल तो जो फोरम्स हैं वो तो तैयार बैठे होते हैं कि भाई पीटीआई के खिलाफ कोई पटिशन आए, सही पटिशन के इंतजार में बैठे, पटिशन आए जनाब उनको, या कोई भी दरखास्त आए, पटिशन ने का वर्ड में यूज़ नहीं करता, ज़रा मजीद एहतियात बरतते हुए कहते कोई भी दरखास्त आए तहरीक इंसाफ के खिलाफ, कोई शिकायत आए तहरीक इंसाफ के खिलाफ, फोरम तैयार बैठे होते हैं कि भाई रगड़ा देना है। तो मुझे भी यहाँ पे लगता है कि ये आएगी पटिशन, कोई दरखास्त आएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और उसकी बेसिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रगड़ा दे दिया जाएगा ठीक ठाक किस्म का, इस इलेक्शन को शायद जो है वो कलअदम करार दे दिया जाए। और इलेक्शन कलअदम होता है तो उससे तरीके साहब के टिकटों के ऊपर भी असर पड़ सकता है आने वाले दिनों में। ज़ाहिर है जब कहा जाएगा कि चेयरमैन ने जो टिकट जारी किए वो गलत जारी किए, उसका इलेक्शन ही गलत था, और लिहाजा जो टिकट जारी किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो टिकट ही सारी गलत है, तो बंदों को इंडिपेंडेंट करने का जो प्लान, जो मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि इस प्लान पे काम हो रहा है, वो प्लान सारा दोबारा से रीएक्टिवेट हो सकता है। चॉइस पॉलिटिकली जो है वो अच्छी नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो अच्छी चॉइस है बैरिस्टर गौर की। एक वकील हैं, वकीलों से ज़रा लोग उन पर हाथ डालते हुए ज़रा थोड़ा झिझकते भी हैं, क्योंकि काला कोट जो है ये बड़ा ख़तरनाक होता है। आज मैंने भी पहना हुआ है, लेकिन मैं वकालत वाला काला कोट नहीं है, ये दूसरा काला कोट है। तो हमारा काला कैमरा जो कि ख़तरनाक साबित हुआ था, मुशर्रफ ने कहा था कि काला कोट और काला कैमरा मुझे ले डूबे, तो हम काले कैमरे वाले हैं, काले कोट वाले नहीं हैं। अच्छा, इसमें फिर ये जनाब कि अगर आ जाती है कोई दरखास्त वगैरह, तो उस पर मुझे फिर ये सारा प्रोसेस जो है वो उस पर मुझे कलदम होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इस पर फिर दोबारा से तरीके साहब के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो सकती है, और मकसद भी अकबर शेर बाबर का और उनके ग्रुप का यही था कि हम तरीके साहब को कानूनी मामला के अंदर उलझा दें। उलझाने के लिए पहले दरखास्त गुजार बनने के लिए लोकल स्टैंड आई इस्टेब्लिश करना ज़रूरी था, तो आज उन्होंने जाकर इस्टेब्लिश कर दिया, उसमें कामयाब हो गए। मुझे लगता है, मेरी सोच है, मेरी राय है कि अगर मैं होता तहरीक इंसाफ के मौजूदा जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी जगह पर, तो मैं अकबर शेर बाबर हूँ या कोई भी, मैं कहता जी आएँ, लें कागजात नामजदगी, जाएँ इलेक्शन लड़ें। वोट तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने ही देना है ना, क्या होता मुंतखब ना होते, उसमें और ज़्यादा उन्हें रसवाई का सामना करना पड़ता, जो भी होता है यानी तहरीक इंसाफ के अंदर अजीमत का सामना करना पड़ता कि भाई ये एक वोट भी नहीं पड़ा, बुरी तरह से हार गए इलेक्शन। तो फिर वो मेरे से इलेक्शन हार जाते अगर, तो फिर उस चीज़ पे वो जाके शिकायत नहीं कर सकते थे, उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे। अगर बिल्कुल ही बाहर रखा जाता तो फिर वो, चूँकि अकबर शेर बाबर का ये दावा है कि वो कहते हैं कि हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन मेरे हक में फैसला दे चुके हैं कि मैं पार्टी का रुकन हूँ, मेंबर हूँ, मुझे रुकने से महरूम नहीं किया जा सकता, वो ये फैसला साथ लगाएंगे और जाके अपना पटिशन कर देंगे। दूसरी जो खबर है जनाब, इस पर वायदे में मैंने तरीके साहब के वकला से पूछा है, जो अहम लोग हैं पाकिस्तान तरीके साहब के, उनसे मेरी बात हुई है। वो ये कह रहे हैं कि हमने इसका एक बैकअप प्लान तैयार किया हुआ है, लेकिन हम अभी बता नहीं सकते प्री मेच्योरली, चूँकि फिर वो अगले पार्टी जो है वो अपना फिर प्लान एक तैयार कर लेगी, काउंटर उनकी स्ट्रेटजी आ जाएगी। वो कह रहे हमारी स्ट्रेटजी इस पर तैयार है, हमने इस चीज़ से निपटने के लिए हमने प्लान एक तैयार किया हुआ है, उस पर हम अमल दरामद करके इस चैलेंज से नबरदाजमा हो जाएंगे। देखते हैं कि तरीके साहब का प्लान क्या है, इस हवाले से वो टाइम आने पर सामने आ जाएगा। बाकी जनाब, एक बड़ा चर्चा था पिछले एक हफ्ते से कि एक और इंटरव्यू आने वाला है मंजर आम पर इमरान खान के ख़िलाफ़, और वो इंटरव्यू जो है उसकी बात अभी हो रही है कि खबर दी है
इमरान शफकत साहब ने, वो ये कह रहे हैं कि यूसुफ सलाहुद्दीन की बीवी जो है इंसबात सलाहुद्दीन, उनकी साबका अहलिया रही है, उनकी अहलिया रही है, साबका उनकी अहलिया है, उनका अगला इंटरव्यू इमरान खान के खिलाफ आने वाला है। अच्छा, इस पर यहाँ पे मैं एक चीज़ वाज़ेह करूँ कि उनसे जब जोड़ा जाएगा इमरान खान को, वो कुछ बातें इमरान खान के बारे में करेंगी जिस तरह की बातें हाजरा खान ने की हैं, तो इनके इंटरव्यू जो हैं वो पहले ही इनके से मुतालिक जो है ना वो बातें नवाए वक्त में और ख़बरें में उनके इंटरव्यू छप चुके हैं ऑलरेडी, बहुत पहले की बात है। तो मुझे इसमें कुछ ज़्यादा जान नज़र नहीं आ रही, ये बातें पहले हो चुकी हैं। उस वक्त भी इमरान खान के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, अब ये दोबारा इंटरव्यू दे देती हैं, तो मुझे तहरीक इंसाफ के ऊपर या इमरान खान के ऊपर किसी किस्म का कोई नेगेटिव फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो बाकी मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से एक खबर ये है कि उनका जो एक फ़ाइनल रुकावट है अल अज़ीज़िया रेफरेंस की, वो फिक्स हो गया है अदालत के अंदर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 7 दिसंबर को ये केस सुना जाएगा, समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इसमें मुझे मियाँ नवाज शरीफ के लिए रिलीफ नज़र आ रहा है, और होगा यही कि पिछली मरतबा तो नवाज शरीफ के वकील को पहले सुना गया था, जस्ट एक ना वो होता है कि लोग ताकि एतराज़ ना करें, क्योंकि नायब वाला आता तो वो पहले ही कह देता हमने करना नहीं है, तो वो होता जी नवाज शरीफ को देखें जी 1 मिनट के अंदर इंसाफ मिला है अदालतों से, आजकल देखें मैच सारा फिक्स है। तो पहली मरतबा तो इत्माम हुज्जत के लिए पहले नवाज शरीफ के वकील को सुना गया, उन्होंने कई घंटे बहस की, 1-2-3 दिन के सलाह, और उसके बाद जाके फैसला आया। अल अज़ीज़िया वाला मामला मुझे एक ही दिन के अंदर सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है, या इस दफ़ा होगा ये मुमकिन तौर पर मुझे लग ही रहा है कि जजेस पूछेंगे अच्छा जज नवाज शरीफ साहब के वकील को छोड़ते हैं, पहले नायब वालों से पूछ लेते हैं, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने मुखालफतें की थी, अपनी अपील वापस ले ली थी, तो नायब वाले भाई साहब ज़रा बताएं कि आप क्या कर रहे हैं इस मामले पे। नायब ने कहा जी हम तो अपनी अपील वापस ले रहे हैं, हम तो जो है ना इस पर यह तफ्तीश सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की JIT ने की थी, हमें तो पता ही नहीं, हमारे पास कुछ इजाफी दस्तावेजात हैं नहीं है, हम ये अपील वापस ले रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि 5 मिनट के अंदर अंदर मियाँ नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया के अंदर भी उनके हक़ में फ़ैसला आ जाएगा, ये वाला केस भी खारिज हो जाएगा। तो ये है कि एक तरफ रगड़ा चल रहा है PTI को, और नून लीग के लिए फैसिलिटेशन ही फैसिलिटेशन है, और फिर लोग कहते हैं कि इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड, आज भी बात कर रहे थे क्या नाम है इनका, निगरान वज़ीर दाखिला, और कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए, तो मुझे तो ये नज़र, इससे लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं कहते कि एक पार्टी को आप रगड़े में रखें, दूसरी पार्टी को आप सहूलियात दें, और अदालतें इस अमल के अंदर जो है वो इसका हिस्सा बनती हुई नज़र आ रही हों, तो मेरे ख्याल से ये जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए ये कोई इतनी खुशाइन चीज़ नहीं है। अगली वीडियो में आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ की एक सीनियर लीडरशिप जो है, एक सीनियर क़यादत को, एक सीनियर लीडर को, साबका सीनियर लीडर को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, और कुछ पार्टियों में आजकल स्विचिंग का प्रोसेस फिर शुरू हो चुका है, शमूलियतों का बड़ी तेज़ कुछ चीज़ें हो रही हैं। कुछ बहुत ही आम डिटेल्स अगली वीडियो में आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। फिल वक्त दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।